हेलो एवरीवन, वेलकम एट सिनॉप्सिस आईएएस। मैं जयंत सिंह आप लोग का इकोनॉमी का लेक्चर ले रहा हूँ। आज की क्लास में हम नेशनल इनकम कैलकुलेटिंग के जो भी मेथड हैं, लाइक आपको ने सुना होगा जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, ठीक है, बहुत सारे थे, जीएनआई, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स हैं और हम लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर क्या है, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट, बेस प्राइस, ये सारी बहुत कंफ्यूजिंग टर्म्स होते हैं। तो आज हम इनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं और डिफरेंशिएट करने की कोशिश करेंगे। ये जो हमारा लेक्चर है, ये स्पेशल कोर्स जो हमारे 2020 एंड 50-50 सीरीज है उसका पार्ट है। इसका फर्दर डिटेल जानने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं वेबसाइट पे हमारे। आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। तो चैप्टर का नाम आप जैसे देख सकते हैं, नेशनल इनकम, रिलेटेड टू नेशनल इनकम एंड द कॉन्सेप्ट्स जो उससे रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं जो यूज़ होता है। तो पहले तो आप ये देखिए, ग्रॉस और नेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। इंग्लिश में इसको कहते हैं सकल और शुद्ध, ठीक है। तो ग्रॉस का मतलब तो समझ रहे हैं, ओवरऑल टर्म्स की बात की जा रही है, लेकिन जब इस ग्रॉस में से डेप्रीशिएशन को माइनस किया जाता है तो हमें नेट मिलता है। तो अब जानने की कोशिश करते हैं ये डेप्रीशिएशन है क्या। तो आप ये समझिए, आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उस फैक्ट्री में कुछ ना कुछ, जैसे आपकी एक फैक्ट्री है तो उसके कुछ मशीन होंगी जो आपने खरीदा होगा, और मशीन में कुछ ना कुछ मेंटेनेंस कॉस्ट लगते होंगे, बिजली लगी होगी, कुछ बल्ब फिर से आप लगाते होंगे, पेंट किया गया होगा, पेंट फिर से उखड़ जाता होगा। बहुत सारी एसेंशियल चीज़ें हैं जो एक फैक्ट्री में और चीज़ों में आप लगाते हैं, जो हर साल आपको मेंटेनेंस कॉस्ट में देना पड़ता है लगभग, ठीक है। तो वो जो पैसा आप खर्च करते हैं, वो किसी ने भी, इन्वेस्टर ने जैसे पैसा खर्च किया अपने फैक्ट्री में वो सारी चीज़ों को करने के लिए, तो उसका कोई योगदान जीडीपी में नहीं होता है बेसिकली, ठीक है, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट होता है फिर भी इन्वेस्टमेंट। तो इसलिए जो है, जब हम ग्रॉस में से डेप्रिशिएशन को माइनस करते हैं तो हमें नेट पता चलता है कि नेट हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना हुआ है, ठीक है, एनडीपी जिसको कहा जाता है, ठीक है। ऐसे ही नेट नेशनल प्रोडक्ट भी निकालते हैं। तो समझिए, जो भी चीज़ है, जब भी आपको किसी एक ग्रॉस से नेट पे जाना है तो सिर्फ सिंपली डेप्रिशिएशन माइनस कर दिया, ठीक है। जैसे कि अगर आपको जीडीपी, अभी हमने डिस्कस नहीं किया, लेकिन जैसे कि आपको मान लो जीडीपी आता है, तो जीडीपी में से डेप्रिशिएशन को घटाएंगे तो आप एनडीपी पे पहुंच जाएंगे। सिमिलरली अगर जीएनपी जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है, उसमें से आप डेप्रिशिएशन को घटाएंगे तो ग्रॉस के यहाँ ये ग्रॉस बदल के ये एन से नेट हो जाएगा और नेट नेशनल प्रोडक्ट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो हमने ग्रॉस और नेट देख लिया। अब हम देखते हैं हमारा जो फैक्टर कॉस्ट और बेसिक प्राइस और मार्केट प्राइस रहता है, इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है। ये तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा और काफ़ी कंफ्यूज है, लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि सर ये फैक्टर प्राइस क्या, बेस प्राइस क्या, मार्केट प्राइस, सब में रिलेशन क्या है। इसको देखते हैं, इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट तो वो चीज़ है जो भी आपके फैक्ट्री में जो भी इंपॉर्टेंट बेसिक फैक्टर्स थे जिनके वजह से प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। तो जैसे कि कोई एक फैक्ट्री है, ये समझिए एक फैक्ट्री है, ठीक है। ये फैक्ट्री आपको ब्रेड बना के देती है, ठीक है। इसके अंदर ये ब्रेड है जो आप बना रहे हो, ठीक है। तो ये ब्रेड बनाने में क्या लगा होगा, ये फैक्ट्री जिस लैंड पे हो, मिनिमम हम लोग सिंप्लीफाई तरीके से देखें, एक लैंड लगा हो, एक लेबर लगा होगा, ठीक है, और एंटरप्रेन्योर लगे होंगे सबके। तो जो लैंड है उसका इस फैक्ट्री में से रेंट जाता होगा हर महीने, जो लेबर है वो अपनी वेज लेता होगा, ठीक है, जो आपका एंटरप्रेन्योर है वो अपना प्रॉफिट बनाता होगा। सिमिलरली ये हो गया, ये हो गया कैपिटल, जो आप जिस बैंक से उधार लिए होंगे वो उस पर आप इंटरेस्ट देते होंगे, जिसको फैक्ट्री खोलने के लिए उधार लिया होगा। तो बेसिकली इस ब्रेड को बनाने के लिए इतना खर्चा आपको करना पड़ता है, तो इसको हम कहते हैं फैक्टर कॉस्ट। जब इन सबको हम मिलाते हैं, तो इन सबको जो हमने पैसा दिया वो सारी चीज़ों को मिलाया तो हमें पता चला ब्रेड को बनाने के लिए इतना फैक्टर कॉस्ट लगेगा, तो उसी को हम कहते हैं फैक्टर प्राइस ब्रेड का। लेकिन अब हम देखेंगे बेसिक प्राइस क्या होता है। तो बेसिक प्राइस में क्या होता है, ये फैक्ट्री आपने सेटअप किया तो गवर्नमेंट से कुछ रजिस्ट्रेशन कराया होगा, कोई अग्रीमेंट्स लिए होंगे, बहुत सारे टैक्सेस दिए होंगे, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लिया होगा, वाटर कनेक्शन लिया होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं इस फैक्ट्री को, ठीक है, ना कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को। पूरे फैक्ट्री जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं फैक्ट्री में वो सब इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो मतलब जो प्रोडक्शन बनाने में जो कॉस्ट लगा होगा उसको कहते हैं, तो मान लेते हैं कुछ, तो ओवरऑल प्रोडक्शन में जो कॉस्ट लगा होता हो उसको हम ऐसे डिवाइड करते हैं कि कुछ आपका प्रोडक्शन टैक्स लगा होगा और कुछ गवर्नमेंट की उस सब्सिडी होंगी, ठीक है। तो सब्सिडी को हम माइनस कर लेंगे। तो ये जो चीज़ हुआ, जब इसको हम
जो ये फैक्टर कॉस्ट के साथ ऐड कर देंगे, प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी, तो हमको बेसिक प्राइस मिल जाएगा। आइए इसका फॉर्मूला देखते हैं तो आप लोग के लिए और क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए यहां पे दिया गया है कि जो बेसिक प्राइस है, ठीक है, बेसिक प्राइस आधार मूल्य, इसमें आप वही जो फैक्टर कॉस्ट था उसमें प्रोडक्शन, यहां वर्ड ध्यान दीजिएगा, ये प्रोडक्शन है, ठीक है, प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन में जो सब्सिडी लग रही है, प्रोडक्शन मतलब थ्रू आउट द प्रोसेस क्या हो रहा है, ठीक है, ऐसे उत्पादन कर और उत्पादन सब्सिडी, ठीक है, इनको आप माइनस कर देंगे तो आपका बेसिक प्राइस निकलेगा। अब हम देखते हैं कि मार्केट प्राइस क्या होता है। जैसे बेसिक यहाँ प्रोडक्शन टैक्सेस के कुछ एग्जांपल दिया हुए हैं, जैसे स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, लैंड रेवेन्यू, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं मार्केट प्राइस क्या होता है। तो मार्केट प्राइस को हिंदी में आप समझ रहे हो, उसको कहते हैं बाजार में मूल्य जो होता है, जो कंज्यूमर फाइनली जो प्राइस आपका कंज्यूमर या बायर जो पे करता है वो क्या होता है। तो जो आपका बेसिक प्राइस था जो इससे पहले हमने देखा था, जब उसमें हम प्रोडक्ट टैक्स, और यहाँ देखिए प्रोडक्ट टैक्स है ना कि प्रोडक्शन, ये पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट का लग रहा होगा, वो पूरे प्रोसेस का लग रहा होगा, वहाँ प्रोडक्शन की बात हो रही थी, वहाँ प्रोडक्शन बात हो रही है, यहाँ प्रोडक्ट की बात हो रही है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जो भी जीएसटी जैसे लग रहा होगा, ठीक है। तो ये जब प्रोडक्ट का टैक्स लगता है उसी प्रोडक्ट से पर्टिकुलर जो सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, इनको ऐड करोगे तो आपको मार्केट प्राइस मिल जाएगा। तो अगर कोई कहेगा कि भाई ये तो तुमने बता दिया बेसिक प्राइस से मार्केट प्राइस जाने का फॉर्मूला, मुझे ये बताओ कि मार्केट प्राइस से और फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर प्राइस में क्या रिलेशन होगा, तो कैसे निकालेंगे। जो बेसिक प्राइस की वैल्यू थी जो हमने ऊपर देखी थी उसी को हम पुट कर दें यहाँ पे। तो बेसिक प्राइस की वैल्यू हमने क्या देखी थी, बेसिक प्राइस की वैल्यू हमने देखी थी फैक्टर कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन सब्सिडी, इसको यहाँ पे पुट करते इक्वेशन में बेसिक प्राइस के यहाँ, ये बेसिक प्राइस के यहाँ हमने ये पुट कर दिया, बेसिक प्राइस के यहाँ ये चीज, तो ये आ गई फैक्टर कॉस्ट, प्रोडक्शन टैक्स, प्रोडक्शन सब्सिडी और ये वाली पार्ट। तो आप देखो मार्केट मतलब वही जैसे सिंपल मैथमेटिक्स करते थे वैसे ही मैं कर रहा हूँ। अब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ फैक्टर कॉस्ट प्लस ये पूरे को सिंप्लीफाई करके हमने लिख दिया नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में आपका प्रोडक्शन टैक्स और सब्सिडी उसकी और प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्ट की सब्सिडी, ठीक है। तो दो कीवर्ड हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज लोग होते हैं, आधा से ज्यादा लोग इसी दोनों को सेम समझ लेते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच का रिलेशन, जिसमें हम सिंप्लीफाइड टर्म में नेट इनडायरेक्ट टैक्स लिख देते हैं, ठीक है। आइए इसको डायग्राम से भी समझते हैं, आई होप आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। इसको डायग्राम से भी समझते हैं। पहले ये देख लेते हैं कुछ प्रोडक्ट टैक्स के एग्जाम्पल। एक तो एक्सरसाइज टैक्स हो गया, सेल टैक्स हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, ठीक है। इंपोर्ट ड्यूटीज और इंपोर्ट पे जो आप टैक्स लगाते हैं वो सब एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे लगते हैं, ये सारे टैक्सेस। तो ये हो गया। अब इसको इस डायग्राम से समझते हैं, तो डायग्राम को मैं आपके लिए बड़ा कर देता हूं। तो ये देखिए फिर से एक बार वही सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते हैं। फैक्टर कॉस्ट, ठीक है, इसमें हम प्रोडक्शन टैक्स और प्रोडक्शन का सब्सिडी ऐड करेंगे तो हम बेसिक प्राइस पे पहुंच जाएंगे। जब इस बेसिक प्राइस में जब हम प्रोडक्ट टैक्स और प्रोडक्ट का सब्सिडी ऐड करेंगे तो हम मार्केट प्राइस पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। और यहां से यहां रिलेशन निकालना है तो सीधे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को आप ऐड करिएगा तो यहां से यहां पे पहुंच जाएंगे। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है वो मैंने बता दिया, ये और ये चीज होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा, अब आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे फर्दर। तो हमने क्या क्या देख लिया एक बार देखते हैं। तो हम एक बार हमने देख लिया कि नेट और ग्रॉस के बीच में क्या रिलेशन था। तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो नेट निकल जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि बेस प्राइस आपका क्या होता है, फैक्टर प्राइस क्या होता है, और नेक्स्ट आपका मार्केट प्राइस। अब एक और कंफ्यूजिंग टर्म होता है, वो होता है कांस्टेंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस की, ठीक है, सॉरी करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस, मैंने दोनों ही एक ही चीज बोल दिया। तो करंट प्राइस को कई बार हम नॉमिनल भी कहते हैं, ठीक है, और इसको हम रियल कहते हैं। तो ये चीज ध्यान रखो कि रियल प्राइस मतलब किसी बेस ईयर के बेसिस पे हम इसको निकालते हैं कि उस ईयर क्या प्राइस था, ठीक है। लेकिन विद द टाइम हर ईयर आपका कुछ ना कुछ इन्फ्लेशन बढ़ता रहता है। तो विद द टाइम आप मान लो जैसे ये 2011-12 जैसे इसने एग्जाम्पल में रखा है, 2011-12 का जो प्राइस था वो बेस प्राइस था, ठीक है। अब जैसे आप 2020 में हो तो 2020 में आपका जो है जो करंट इन्फ्लेशन के हिसाब से प्राइस है प्रोडक्ट का वो हो, उसको देखेंगे तो वो कहेंगे हम नॉमिनल प्राइस उसको। वही जैसे आप समझ लो एप्पल था, ये एप्पल आपका 2011-12 में
50 रुपए किलो बिक रहा था। आज यही एप्पल, ठीक है, 2020 में आपको 2011-12, ठीक है, और 2020 में यही एप्पल आपको 70 रुपए मिल रहा है। ठीक है, तो 20 रुपीज़ आपका इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ गया है। ठीक है, प्रोडक्ट तो सेम ही है, प्रोडक्शन भी उसका सेम ही हो रहा है, लेकिन बढ़ा क्या, इन्फ्लेशन की वजह से प्राइस बढ़ गया है। तो ये वाली जो चीज़ थी, इसको हम कहते हैं कांस्टेंट प्राइस, जब हम उस ईयर के 2011-12 के प्राइस से चीज़ों को देखते हैं। और ये वाली जो चीज़ है, इसको हम कहते हैं करंट ईयर। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। करंट प्राइस क्या होता है, जो प्राइस प्रिवेलिंग इन दिस ईयर, ठीक है, 2020 में जो प्रिवेल कर रही है, ठीक है, गुड एंड सर्विस की, उसको कहते हैं प्रोडक्ट, उसको कहते हैं करंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस क्या हुआ, प्राइस प्रिवेलिंग इन द बेस ईयर। ठीक है, तो हमने जैसे बेस ईयर ये वाला 2011-12 को लिया था, तो उसको हम कांस्टेंट प्राइस कहेंगे। अब इनसे हम कैलकुलेट करके निकालने की कोशिश करते हैं चीज़ों को। तो ये समझ लो, जैसे जीडीपी आपको करंट प्राइस पे निकालना है, तो आप क्या करेंगे, जीडीपी अभी हम फॉर्मूला देखेंगे, उसका होता है कि जो भी फाइनल गुड एंड सर्विसेज होते हैं वो, और हर एक गुड एंड सर्विस का प्राइस उस ईयर में, तो उस ईयर में करेंगे तो आपको करंट प्राइस पे जीडीपी मिल जाएगी। वहीं जब ये फाइनल गुड एंड सर्विस को आप बेस ईयर का प्राइस लेते हुए, ठीक है, जो भी आप 2011-12 बेस ईयर था उसका प्राइस लेते हुए करेंगे, तो आपको जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस मिलेगा। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं मैं आप लोग को समझाने के लिए। मान लो कि हमारा जो जीडीपी है, हमारा जो कंट्री है, उसमें दो चीज सिर्फ निकलता है। एक तो एप्पल निकलता है, सिर्फ एक एप्पल, और आप एक ऑरेंज निकालते हो। ठीक है, तो अब इसका प्राइस है, मान लो 2011 में 50 रुपए, ऑरेंज का प्राइस है 30 रुपए। ठीक है, एक ही एक निकलता है। तो 2011 के टाइम में जीडीपी क्या हुआ, आप दोनों का प्रोडक्ट और उनका करस्पॉन्डिंग प्राइस निकाल के एवरेज निकाल लेंगे, तो आप कहेंगे जीडीपी 80 रुपीज हुआ। मान लेते जब 2020 आया तो इनका प्राइस बढ़ गया, ठीक है, इसका प्राइस बढ़ के 70 रुपए हो गया, और ऑरेंज का प्राइस बढ़ के 40 रुपए हो गया। तो नेट जीडीपी आपकी इस समय क्या हो जाएगी 2020 में, 70 इंटू नंबर ऑफ एप्पल, तो एक ही है, ऐसे ऑरेंज इंटू नंबर ऑफ ऑरेंज, तो जोड़ के आपका 110 रुपए हुआ। ठीक है, तो जीडीपी देखो, अभी भी प्रोडक्शन क्या हो रहा है, प्रोडक्शन एक ही एप्पल का हो रहा है और एक ही ऑरेंज का हो रहा है, लेकिन जीडीपी हमारी बढ़ गई है, जबकि रियलिटी में प्रोडक्शन हमारा नहीं बढ़ा है। ठीक है, इन्फ्लेशन की वजह से जीडीपी का वैल्यू ज्यादा आ रहा है। ठीक है, तो यही चीजें होती है, इसको हम निकालने के लिए डिफरेंट कॉन्सेप्ट यूज करते हैं इन्फ्लेशन को गिनने के लिए, जीडीपी, डिफलेटर, ये सब, वो इन्फ्लेशन वाले लेक्चर में मैंने पढ़ा रखा, आप लोग उसको वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये देख लो, इसमें क्या कहा है कि जो आपका जब करंट प्राइस पे आप निकाल रहे हो, तो दो फैक्टर से आपका ये चीज ओवरऑल कैलकुलेशन जीडीपी की इफेक्ट होगी। किससे, एक तो जो है आउटपुट आपने चेंज किया, मान लो एप्पल के यहाँ, एक के यहाँ 2 एप्पल प्रोड्यूस कर दिया, तो ये सीधे 140 हो जाएगा, प्लस 40 मिला के 180 हो जाएगा। और दूसरा क्या होगा, अगर प्राइस चेंज हुआ, जैसे प्राइस हमने देखा यहाँ चेंज हो गया, तो प्राइस चेंज की वजह से भी ये इफेक्ट हुआ और आउटपुट की वजह से भी। लेकिन अगर आप बेस प्राइस पे चीजें निकाल रहे हो, तब सिर्फ और सिर्फ आउटपुट पे ही होगा। ठीक है, अगर आउटपुट बढ़ेगा तभी आपके, अब जैसे यही समझ लो, अगर आपका अभी भी क्या है, एप्पल तो एक ही है, अगर बेस प्राइस पे आप निकालोगे यहाँ पे भी 2020 वाले को, तो भी बेस प्राइस क्या होगा, इस एप्पल का 50 रुपीज होगा, और एक ही एप्पल प्रोड्यूस हुआ है, तो आप 50 प्लस उस समय के ऑरेंज को, और अभी कितना नंबर ऑफ ऑरेंज, अभी भी एक ही ऑरेंज है, उस समय का प्राइस बेस ईयर का आप लेंगे, तो बेस ईयर का प्राइस जो है, सॉरी, बेस ईयर का प्राइस 30 था, तो जोड़ के 80 आएगा। तो आपको पता चल गया कि जीडीपी में कोई चेंज नहीं हुआ है रियल टर्म में। ठीक है, बस इन्फ्लेशन की वजह से हो रहा है, इसलिए इसको जीडीपी का रियल कहते हैं, और इसको हम नॉमिनल कहते हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं, जैसे आप लोग भी तैयारी करेंगे आगे तो बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, तो यूपीएससी में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि रिवीजन ना करने की वजह से लोग भूल जाते हैं। तो हम बहुत सारा ट्रिक बनाते हैं चीजों को याद करने के लिए। तो ये याद रखना कि नॉमिनल और रियल किसमें इन्फ्लेशन है, किसमें नहीं। तो याद रखना, नॉमिनल में आई पहले से है, तो मतलब ये इन्फ्लेशन अपने अंदर रखता है, और जो रियल है उसमें आई नहीं है, तो ये आपका इन्फ्लेशन से हटा हुआ है, इन्फ्लेशन विमुक्त है। ठीक है, आई होप आप लोग को याद रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर देख, एक भाई मैं क्विक रिवीजन कराता हूं हमने क्या क्या किया। तो हमने ग्रॉस और नेट देखा, हमने फैक्टर प्राइस, बेस प्राइस और मार्केट प्राइस के बीच में रिलेशन देखा, करंट और कांस्टेंट प्राइस के बीच में रिलेशन देखा। अब हम जीडीपी कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो जीडीपी जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हम देखेंगे
तीन मेथड होता है जीडीपी कैलकुलेट करने का, एक तो एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, इन तीनों को हम देखेंगे, उसके बाद बाकी चीजों को देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये समझिए कि जब कोई आपकी इकोनॉमी चल रही है, ठीक है, तो इकोनॉमी को जब आप मेजर करेंगे तो पहले उससे पहले देखते हैं कि जो फ्लो होता है नेशनल इनकम का वो क्या होता है और कैसे आपका नेशनल इनकम एक जहां से दूसरे जहां फ्लो करता है। तो सिंप्लीफाइड करने के लिए हम सिर्फ समझते हैं कि कुछ फर्म्स हैं और कुछ हाउस होल्ड हैं। तो ये हाउस होल्ड में क्या होगा, एक आम इंसान होगा जो कुछ लोग जाके फर्म में काम करेंगे और सारी चीजें होंगी। तो जब ये फर्म में गए और फर्म के अंदर काम किया तो ये क्या क्या कैसे कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो हमने बात किया था, लैंड, इसी में से कोई होगा जो अपना लैंड दे रहा हो जिसपे फर्म खड़ी होगी, इसी में से होगा जो कोई लेबर भी कर रहा होगा, और इसी हाउस होल्ड में से कोई होगा जो अपना कैपिटल दिया होगा, और एक एंटरप्रेन्योर होगा, इसी में से कोई एंटरप्रेन्योर होगा जो जाके इस फैक्ट्री को एस्टेब्लिश किया होगा। तो ये आपके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गए। ठीक है, और अब क्या करेगी ये जो फर्म है जो काम कर रही है इन लोगों को, तो इनको करस्पॉन्डिंग वेज देगी, किसी को रेंट देगी, किसी को डिविडेंड देगी, डिफरेंट डिफरेंट जो इनका फॉर्म है उस हिसाब से इनको रिटर्न करेगी। तो ये गए वहां काम किए, कुछ इनको पैसा मिला, अब जो इनके हाथ में पैसा आया उससे, और यहाँ पे क्या हुआ, काम किए तो कुछ प्रोडक्ट बना, गुड एंड सर्विस बन के आई। ठीक है, अब इनको वापस इस फैक्ट्री ने क्या किया, कुछ पैसा रिटर्न किया, किसी को वेज दिया, किसी को रेंट दिया, किसी को डिविडेंड दिया। अब इससे क्या करेंगे, ये गुड एंड सर्विस को वापस खरीदेंगे। तो गुड एंड सर्विस फर्म से निकल के इनके पास आ जाएगी। ठीक है, उसके लिए कंज्यूमर को जो है ये तो कुछ पेमेंट करेंगे फैक्ट्री को। जब फैक्ट्री के पास पेमेंट आएगा तो एक्स्ट्रा जो डिविडेंड और सारी चीजें वो रिटर्न करेगी। तो सबसे पहले क्या हुआ, सर्कल आप समझ रहे हैं ना, क्यों इसको फ्लो कहा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यहां से यहां गया। ठीक है, उसका कुछ वेज और रेंट इन लोगों को मिला, फिर उसके बाद इन्होंने उस वेज एंड रेंट को देके खर्च किया और कुछ गुड एंड सर्विस अपने पास मंगा ली। ठीक है, तो फ्लो चल रहा है एक चीज। तो अगर आप इस फ्लो से देखेंगे कि क्या क्या चीज हम कहां कहां कैलकुलेट कर सकते हैं, तो किसी भी जो है आप जीडीपी को देखेंगे तो जीडीपी को हम क्या कहते हैं, इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड विद इन अ कंट्री फॉर अ गिवन टाइम पीरियड। ठीक है, तो फाइनल गुड एंड सर्विस अलग अलग तरीके के गुड होते हैं। कहीं पे आपका टेक्सटाइल में कपड़ा बना, कहीं पे आपका ब्रेड बना, कहीं पे आपका गोल्ड चेन बना, डिफरेंट डिफरेंट चीजें बन रही हैं। ठीक है, तो आप इनको कैसे एक कॉमन पैमाने पे कैसे आप नाप पाओगे, जब सबका प्राइस देखोगे और सबके प्राइस को ऐड कर लोगे तो आप कह सकते हो प्राइस के टर्म में। तो वही कह रहा है मार्केट की में क्या वैल्यू है इनकी। तो गुड एंड सर्विस कितना प्रोड्यूस हुआ सबको आपस में नहीं जोड़ सकते, लेकिन सबके प्राइस को जोड़ा जा सकता है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड एंड सर्विस वाली बात हो गई। ठीक है, तो आप यहां देखो, तो अगर ये गुड एंड सर्विस दे रहे हैं तो उसका गुड एंड सर्विस जब ये इनको मिल रहा, जब गुड एंड सर्विस फर्म से हाउस होल्ड को मिल रहा है तो हाउस होल्ड सेम इक्विवेलेंट अमाउंट में क्या दे रहा है, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर कर रहा है। ठीक है, तो हम अगर गुड एंड सर्विस को देखेंगे तो जो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर और जो गुड एंड सर्विस है दोनों लगभग इक्विवेलेंट हैं। और कंज्यूमर एक्सपेंडिचर भी कैसे करेगा, जब कंज्यूमर को वेज और रेंट और डिविडेंड, मतलब ये जो इनकम की चीजें हैं उसके पास आएंगी तभी तो करेगा, क्योंकि यहाँ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में वो मेहनत कर रहा था लेकिन यहाँ पे उसके पास कुछ पैसा नहीं था। तो ये जो तीनों हैं इन तीनों चीज को इक्वल है। तो इसीलिए हम आगे पढ़ेंगे कि जो जीडीपी है उसको कैलकुलेट करने के तीन मेथड होते हैं। पहला मेथड तो होता है कि आप जो भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हो रहा है उसके बेसिस पे निकाल लो। दूसरा मेथड होता है कि आप जो भी कंज्यूमर एक्सपेंडिचर मेथड है उस पर निकाल लो। और तीसरा ये मेथड होता है इनकम वाला। ठीक है, जिसके बेसिस पे आप इनकम के बेसिस पे निकाल सकते हैं चीजों को। तो ये देखिए यहां पे मैंने लिखा है कि ये तो मैंने बता दिया डेफिनेशन, ये मैंने लिखा है कि तीन तरीके होते हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने के। ठीक है, और इन तीनों तरीकों को यहां पे डायग्राम से भी मैंने बताया है, आप लोग समझ लीजिए। ठीक है, तो जीडीपी का डेफिनेशन तो बता दिया, किसी जितने भी गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुए हैं विद इन दैट पीरियड ऑफ ईयर विद इन दैट कंट्री उसको हम कहते हैं जीडीपी। ठीक है, तो तीन मेथड हो गए, एक तो एक्सपेंडिचर मेथड, एक इनकम मेथड, एक प्रोडक्शन मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड करने का क्या तरीका हुआ, हमने देखा कि कंजम्पशन, जो प्राइवेट इंसान है वो क्या करेगा, कंज्यूम करेगा चीजों को। ठीक है, जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या करेगा, वो इन्वेस्टमेंट करेगा, उसके लिए एक्सपेंडिचर इन्वेस्टमेंट है।
गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी कुछ एक्सपेंडिचर कर रही होगी टैक्स और डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, और कुछ आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कर रहे होगे, कुछ प्रोडक्ट आप दे रहे होगे, कुछ प्रोडक्ट ले रहे होगे, तो ये सारी चीजें आपके जीडीपी के अंदर हो रही हैं। ठीक है, तो जीडीपी का जो एक्सपेंडिचर मेथड है उसको कैलकुलेट करने के लिए इन सारे टर्म्स को आप कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का क्या खर्चा है और एक्सपोर्ट इंपोर्ट क्या हो रहा है, उन सारे को ऐड करोगे तो आपको एक्सपेंडिचर मेथड से एक जीडीपी कैलकुलेट होके आएगी। दूसरा जीडीपी आपको इनकम मेथड से कैलकुलेट होके आएगी। वो वही होगा जैसे मैंने बताया कि जो आपके वेजेस होंगे, रेंट होगा, कैपिटल पे, फर्म्स के प्रॉफिट होंगे, इन सबको अगर जोड़ें तो इनकम मेथड से जीडीपी कैलकुलेट होके आएगी। और जब हम प्रोडक्शन मेथड लगाते हैं तो हम फाइनल वैल्यू देखेंगे गुड्स एंड सर्विस की। फाइनल वैल्यू प्रोडक्शन मेथड में क्या है कि फाइनल वैल्यू और जो इंटरमीडिएट कॉस्ट है उसको हम निकाल लेंगे तो हमें पता चलेगा उसकी वैल्यू एडिशन क्या हुआ है। ठीक है, हर कंपनी क्या एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड की है, तो उससे हमको प्रोडक्शन मेथड का मिलेगा, और ये तीनों कहा जाता है जीडीपी, ये तीनों इक्वल होगा। ठीक है, तीनों मेथड से जो जीडीपी कैलकुलेट होके आएगी वो इक्वल होगा। मैंने ऊपर भी डायग्राम में बताया था फ्लो चार्ट से, यहां पे भी मैंने बता दिया। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग, एक्सपेंडिचर मेथड यहां लिखा हुआ है, ये आप लोग देख लीजिए एक्सपेंडिचर मेथड यहां पे लिखा हुआ है, जो ऊपर हमने डिस्कस किया था कि जो है हाउस होल्ड का कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का स्पेंडिंग और नेट कितना आपने जो है जो खुद प्रोड्यूस किया, जो बेच दिया, और जब यहां से बेचा तो कुछ आपने इंपोर्ट भी किया होगा। ठीक है, तो वो हो गया आपका जीडीपी। ठीक है, इसको एक और तरीका हो गया, ये सेम ही तरीका है, इसको लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बोलते हैं तो इसलिए मैंने लिख दिया, सेम चीजें हैं वो। अब हम देखते हैं कि जो है इनकम मेथड जो था उसमें हमने देखा था कि इनकम मेथड में जो भी सम ऑफ इनकम अर्न हुई है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो भी लोगों की वेजेस एंड सर्विस है, प्रॉफिट हो गया, रेंटल इनकम हो गया, ये सब आपको जीडीपी दे देगा। ठीक है, और ये सब आपको फैक्टर इनकम के बेसिस पे दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आप ऐसे ही प्रोडक्शन मेथड पे देखेंगे। ये जो होता है प्रोडक्शन मेथड, उसमें हम बेसिकली ग्रॉस जो वैल्यू होती है वैल्यू ऐड, ठीक है, उसको सिर्फ किया जाता है कि मतलब आपकी नेट ग्रॉस क्या वैल्यू ऐड हुई है। ठीक है, रेदर देन प्रोडक्ट का कॉस्ट जोड़ने में। ये क्यों किया जाता है कि आपकी डबल काउंटिंग ना हो, इसलिए। जैसे कि आप ये समझ लो कि आप फाइनल एक ब्रेड भी बना रहे हो, बीच में ब्रेड वाले ने कहा कि भाई मेरा ब्रेड है 10 रुपए का, समझ लो 30 रुपए का, इसने कहा कि मेरा ब्रेड है 30 रुपए का, इसको ऐड करो, जीडीपी में ये कंट्रीब्यूट करेगा। आटा वाला कह रहा है कि भाई मेरा आटा भी ऐड करो, 20 रुपए का मेरा आटा बन के आता है। और जो फाइनल इससे पहले जो वीट वाला था उसने बोला भाई मेरे वीट का भी 10 रुपए ऐड करो। लेकिन फाइनली क्या हुई है, फाइनली मान लेते हमारे इकोनॉमिक्स में सिर्फ जितना वीट प्रोड्यूस हुआ था सबको हमने आटा बना दिया, और सारे आटा में को हमने ब्रेड बना दिया, और फाइनल हमारे जीडीपी में सिर्फ मान लो ब्रेड बनता है और कुछ नहीं बनता, सिंप्लीफिकेशन में सिर्फ ब्रेड बनता है, तो हमारी जीडीपी क्या आएगा 30 रुपीज। लेकिन हर एक का अगर हम इनपुट करने लगेंगे कि हर एक ने क्या क्या गुड एंड सर्विस दी है, तो क्या होगा 30 रुपए प्लस 20 रुपए और इनका 10 रुपए जोड़ के हमको लगेगा हमारा जीडीपी 60 रुपए का। लेकिन हुआ क्या, फाइनली मिला क्या है, हमें सिर्फ ब्रेड मिला है, हमारे पास आटा और वीट नहीं है। आटा और वीट तो उसमें कंज्यूम हो गया प्रोसेस में। तो यही कहा गया कि सबने जो अगर हमको निकालना है कि ग्रॉस वैल्यू एडेड से निकालो, अगर हमको निकालना है प्रोडक्शन मेथड से, तो देखो किसने क्या प्रोडक्शन में ऐड किया है। ठीक है, तो अगर हम एडिशन देखेंगे तो सबसे पहले तो कुछ नहीं था, वीट वाले ने 10 रुपए में वीट ऐड किया, तो चलो ठीक है 10 रुपए वीट ऐड किया है। तुमने क्या ऐड किया, आटा वाले से भैया से करेंगे, तो आटा वाले भैया कहेंगे हमारा 20 रुपए का फाइनल प्रोडक्ट है, तो हम कहेंगे अच्छा तुम्हारा जो फाइनल आउटपुट है उसमें से तुम्हारा जो इंटरमीडिएट कॉस्ट था, जैसे इंटरमीडिएट क्या था, वीट तुमने डाला, वीट का कॉस्ट माइनस कर दो, तो इन्होंने अपना माइनस कर दिया, तो इनका आ गया कि इन्होंने 10 रुपए और ग्रॉस वैल्यू ऐड किया, तो ये ग्रॉस वैल्यू ऐड इनका भी हमने 10 रुपए ले लिया। अब ब्रेड वाले भैया हैं, ब्रेड वाले भैया ने कहा कि हम तो भैया 30 रुपए का प्रोडक्शन करते हैं, तो इनका आउटपुट 30 लिख लो, उसमें से इंटरमीडिएट कॉस्ट इनका क्या है आटा, तो उसको 30 - 20 कर लो, तो इनका भी 10 रुपए कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो अब हम देखेंगे कि जो हमारा वीट वाला था उसने 10 रुपए इकोनॉमी को ग्रो करने में हेल्प किया, जीडीपी प्रोड्यूस किया। आटा वाले ने 10 रुपए अपनी इनपुट लगाया था जिसकी वजह से 10 रुपए वृद्धि हुई, और साथ में ब्रेड वाले ने भी 20 से 10 रुपए एक्स्ट्रा लगा के कुछ किया, तो नेट आपका जो वैल्यू एडेड कॉस्ट आया वो 30 रुपीज आया।
ठीक है, तो इसलिए आप जीडीपी 30 कहेंगे, ना कि जीडीपी 60। ठीक है, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला इस तरीके से बना है कि डबल काउंटिंग ना हो और बेफालतू में एक्स्ट्रा ना आए। तो आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन को कर लेंगे तो जीवीए हमें एक सेक्टर का मिलेगा। ऐसे जो है सारे सेक्टर का हम सिग्मा ले लेंगे। ठीक है, तो सारे सेक्टर का सिग्मा ले लेंगे फैक्टर प्राइस में और उनका नेट इनडायरेक्ट टैक्स देंगे। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपको पता है, मैंने बताया था, प्रोडक्शन टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडी प्लस प्रोडक्ट टैक्स माइनस प्रोडक्ट सब्सिडी, वो सब करेंगे तो हमको सिग्मा करने के बाद हमको मार्केट प्राइस पे अपनी जीडीपी पता चल जाएगी। आई होप आप लोग को यहां तक जीडीपी समझ में आएगा। अब इसमें हम देखते हैं रिसेंटली अभी क्या क्या चेंजेस हुए हैं हमारे जीडीपी में। जो हमारा सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है, ठीक है, वो कहता है कि जो हमारा 2015 तक था वो हम जीडीपी निकालते थे फैक्टर कॉस्ट पे। ठीक है, तो ये मेथड को हम चेंज करते हैं और अब से हम जो जीडीपी निकालेंगे अपना, वो हम मार्केट प्राइस पे निकालेंगे। तो जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस होता है सिर्फ वो हमारा जीडीपी कहलाएगा। और दूसरा चीज था, हम ग्रॉस वैल्यू एडिशन वाले मेथड को वैल्यू देंगे। ग्रॉस वैल्यू एडिशन का कुछ फायदा होता है, क्योंकि अभी जैसे हमने देखा था, हमने प्राइमरी जब देख रहे थे कि कितना वीट निकला, तो हमें प्राइमरी जो हमारा सेक्टर है उसने क्या प्रोड्यूस किया पता चल गया। हमने आटा इसका बनाया तो हमें पता चल गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्या ग्रॉस वैल्यू एड है। तो इसमें क्या फायदा होता है, ग्रॉस वैल्यू एडिशन में आप सेक्टर वाइज चीजों को निकाल सकते हो। तो जब सेक्टर वाइज चीजों को निकाल सकते हो तो आप देख सकते हो किस सेक्टर में ग्रोथ अच्छा हो रहा है, किस सेक्टर में ग्रोथ अच्छा नहीं हो रहा है। तो ये बेटर तरीका है इकोनॉमिक एक्टिविटी को एस्टिमेट करने का। बेस ईयर में भी रिसेंटली अभी चेंज किया गया। पहले बेस ईयर हमारा 2011-12 था, जो आपको याद होगा, मैंने कांस्टेंट प्राइस और बेस प्राइस के समय में बताया था। अब उसको चेंज करके 2017-18 है। तो अभी का कोई क्वेश्चन आता है जिसमें पूछा जाए कि बेस ईयर क्या है हमारे जीडीपी का, तो उसको चेंज करके 2017-18 कर दिया गया है। बेस ईयर हम बनाते क्यों? सबसे पहले तो बेस ईयर से क्या फायदा होता है कि हर ईयर टू ईयर, इंटर ईयर जिसको कहा जा रहा है, ईयर टू ईयर क्या कंपैरिजन कर पाते हैं, मतलब क्या वृद्धि हो रही है, क्या इन्फ्लेशन हो रहा है, ये ठीक है, इन सारी चीजों को, प्रोडक्टिविटी में क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है, इन सारी चीजों को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमें ये भी पता चल जाएगा कि चेंज क्या हो रहा है किसी भी परचेजिंग पावर में एक आम इंसान के। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें आपकी इन्फ्लेशन एडजस्टेड होते हैं। ठीक है, और बेस ईयर हमने बताया कि 2011-12 पहले था, उससे पहले हमारा 2004-5 था और अभी हमारा 2017-18 हो गया। तो हर 5 साल में ये बात कही गई है कि बेस ईयर चेंज करेंगे। यहाँ देखिए, हर साल बेटर यही होता है कि आप हर 5 साल में चेंज करें। और क्यों ये चेंज करते हैं बेस ईयर? तो उसके पीछे ये है कि एक्यूरेटली हमको फिगर पता चल रहे कि हमारे जीडीपी एक्यूरेटली कितना इन्फ्लेशन के हिसाब से बढ़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका होता है कि ग्लोबली अलाइन हर कोई अपने बेस ईयर को रिवाइज करता जाता है। ठीक है, तो हमारे लिए बेटर होगा कि हम अपने बेस ईयर को रिवाइज करते रहें, जो हमारे यूनाइटेड नेशन गाइडलाइन है जिसके बेसिस पे हम कैलकुलेशन करते हैं अपने जीडीपी के, जिसको SNA भी कहा जाता है और सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स कहा जाता है, जो 2008 में आया था। तो इस तरीके से हमने अपना जो है ये सारा लेक्चर देख लिया, जिसमें हमने जीडीपी देख लिया, उसके तीनों मेथड्स देख लिए, बेस ईयर और क्यों बेस ईयर को चेंज करना चाहिए, ये सारा देख लिया। अब ये रेस्ट पार्ट है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि हमारा एनडीपी और बाकी चीज़ें क्या होती हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर द लेक्चर।